नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारतीय इतिहास के हम लोग लेक्चर्स कर रहे थे और इसी कड़ी में मैंने आपको लास्ट क्लास जो ली थी 1857 की क्रांति के बारे में। उसमें हमने बात करी कि किस तरह से भारत में अंग्रेजों ने अपनी जड़ें तैयार करी, किस तरह से अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कुछ कानून जो हैं वो भारतीय रजवाड़ा वर्ग और भारतीय सैनिक जो कि अंग्रेजी सेना में कार्यरत हैं उनके विद्रोह का कारण बने। किस प्रकार से उन्होंने 1857 में अंग्रेजों का विद्रोह किया, किस प्रकार से अंग्रेजों ने उस विद्रोह को दबाया और उसके बाद ब्रिटिश सत्ता को क्वीन विक्टोरिया ने सीधा सीधा अपने हाथ में ले लिया। देखिए, इसी दौर के अंदर कुछ और ऐसी घटनाएं भारतीय जनमानस में घट रही हैं जिनके बारे में चर्चा करनी आवश्यक हो जाती है। आप अगर देखें इस समय की भारतीय स्थिति क्या है, भारतीय समाज की स्थिति क्या है, तो थोड़ा सा आप वापस से गौर करें भारत के समाज के जो विभिन्न टुकड़े हैं उन पर या विभिन्न अंग जो हैं उन पर। जैसे देखिए, भारतीय समाज का अंदर सबसे बड़ा जो सबसे ऊपर की तरफ या हैराकी में सबसे ऊपर जो समाज है वो है रजवाड़ा वर्ग। बात समझ रहे, जिसमें आपके शासक वर्ग भी आप उसे कह सकते हैं, जिसमें राजा, महाराजा, निजाम, उनके सगे संबंधी, नवाब, ये सभी लोग आते हैं। बात समझ रहे। दूसरा एक जो वर्ग था वो आप कह सकते हैं उसमें कृषक और मजदूर वर्ग आ जाता है। बात समझ रहे, जो सभी प्रकार के काम करता है, उत्पादन करता है, मजदूरी करता है। और एक वर्ग और जो है जिसे हम रखेंगे धार्मिक उलेमा वर्ग के अंदर, जिसके अंदर विभिन्न धर्मों के जो धर्माचार्य हैं उनके साथ उनके जो भी फॉलोवर्स हैं उनका राजा भी सम्मान करता है और उनका जो निचला वर्ग है वो भी सम्मान करता है। काफी लंबे समय तक ये व्यवस्था चली। पर देखिए, जब अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध जीत लिया, बक्सर का युद्ध जीत लिया, बंगाल को उन्होंने कंट्रोल में कर लिया, तो अब अंग्रेजों को ये लगने लगा कि हम मुट्ठी भर हैं, परंतु इस भारत को चलाने के लिए हमें हमारे जैसे सोचने वाले लोगों की आवश्यकता होगी। इसी वजह से उन्होंने भारत के अंदर कई सारे अंग्रेजी शिक्षा के केंद्र खोले, पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा दिया। हालांकि इस पूरे एपिसोड के अंदर आप देखेंगे कि कई भारतीय मनुष्य भी ऐसे थे या भारतीय महानुभाव भी ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का जिसको आप कह सकते हैं कि समर्थन किया। बात समझ रहे, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को या पाश्चात्य शिक्षा को बिल्कुल ही हिकारत की दृष्टि से नहीं देखा। उनका यह सोचना था कि अगर भारतीय वर्तमान के समय में पूरे विश्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं तो उन्हें यह देखना होगा कि पश्चिम के अंदर क्या चल रहा है। उन्हें यह देखना होगा कि ये यूरोपीय शक्तियां जो हैं ये इतनी ज्यादा सक्सेसफुल कैसे हैं। इनके ज्ञान विज्ञान में अगर कोई वृद्धि हो रही है तो हमें भी उसको ज्ञान को अर्जित करना चाहिए और उसका फायदा हमारे समाज तक पहुंचाना चाहिए। इसी कड़ी के अंदर जब अंग्रेजी शिक्षा में शिक्षित होने वाले, दीक्षित होने वाले एक नए जनमानस का उदय हुआ, तभी भारत के अंदर सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों को मिटाने की एक चेष्टा शुरू हुई, एक नई चेतना का प्रसार हुआ। और वर्षों से जो जनमानस दबा और कुचला था, जो लंबे समय से एक गुलामी की पीड़ा झेल रहा था, उसको वापस जागृत करने के लिए, उसे शिक्षा दीक्षा की तरफ लाने के लिए समाज में सती प्रथा, विवाह ना करना, ठीक है, बालिकाओं को शिक्षा से वंचित रखना, इस प्रकार की जो कुरीतियां थी उनको मिटाने की एक प्रयास वापस शुरू हुए। तो बेसिकली जो तीन वर्ग मैंने आपको बताया कि एक रजवाड़ा वर्ग है, एक धार्मिक उलेमा वर्ग है और एक जो है ये कृषक और मजदूर वर्ग है, इसके साथ साथ एक और वर्ग जो है वो सामने आया, ये था बुद्धिजीवी वर्ग। बात समझ रहे, दीज आर इंटेलेक्चुअल्स। मतलब कहने का क्या है, ये लोग समाज के अंदर अंग्रेजी शिक्षा को प्राप्त करके, पाश्चात्य दर्शन को प्राप्त करके अपने आप को इस काबिल उन्होंने बनाया कि वो अपने विचारों से समाज के अंदर क्रांति ला सके। तो इसी कड़ी में कई सारे लोगों के हम नाम पढ़ेंगे। उन्होंने कई सारी सोसाइटी यानी कि समाजों की स्थापना करी, जिनसे उन्होंने लोगों को जोड़ा। अपने पत्राचार से, अपनी मैगजीन से, अपने अखबारों से उन्होंने समाज के अंदर चेतना बढ़ाई। तो हम बारी बारी से इनकी बात करते हैं। सबसे पहले इस पूरे भारत के अंदर जो ये पुनर्जागरण की शुरुआत होती है, देखो ये पुनर्जागरण जो शब्द है ये यूरोप से आया है। यूरोप के अंदर 13वीं और 14वीं शताब्दी के अंदर एक पुनर्जागरण की लहर चलती है, जिसके अंतर्गत कई सारे यूरोप के अंदर विद्वानों का आगमन होता है। जैसे आप लियोनार्डो दा विंसी का नाम सुनेंगे, माइकल एंजेलो का आप लोग नाम सुनेंगे, ठीक है। कई सारे ऐसे विद्वान आते हैं जो समाज के अंदर अपनी लेखनी से, अपने चित्रों से, अपनी मूर्ति कला से समाज को इस बारे में जागृत करते हैं कि जो चर्च आपको सिखा रहा है,
चर्च आपको सिखा रहा है कि बाइबल कहती है कि सूर्य जो है वो पृथ्वी के चारों ओर घूर्णन करता है। अगर इस बात का कोई प्रतिकार करता है तो चर्च उसको दंडित करता है, जबकि वास्तविकता क्या है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी और बाकी ग्रह उपग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ऐसी बातें करने वाले लोग दबे नहीं, उनको कुचला नहीं जा सका और फाइनली पूरे यूरोप के अंदर एक चेतना का प्रचार प्रसार हुआ। ऐसा ही कुछ भारतीय इतिहास के अंदर भी 19वीं शताब्दी में घटित होता है, इसीलिए इसे भारतीय पुनर्जागरण की संज्ञा दी गई है। तो देखिए इस समय में कौन कौन लोग आते हैं। सबसे पहले जिन महानुभावों का इस भारतीय पुनर्जागरण में सर्वाधिक योगदान है वो है हमारे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो ये इनका जन्म बंगाल के अंदर हुआ था। राजा नहीं थे ये कहीं के, ये एक बिल्कुल साधारण नागरिक थे, परंतु ये फारसी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश इन भाषाओं के विद्वान थे। फारसी भाषाओं के बड़े अच्छे ज्ञाता थे, इनको अंग्रेजी भाषा का बड़ा ज्ञान था, इन्हें कुरान, बाइबल और हिंदू धर्म से संबंधित धार्मिक ग्रंथों को भी अच्छा खासा इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। अपने क्रांतिकारी विचारों के लिए जाने जाते थे। इन्होंने समाज के अंदर सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा को भारतीय लोगों के अंदर प्रचार प्रसार करने की हिमायत करी। अंग्रेजों से भी पहले, अंग्रेज तो बहुत बाद में मैकाले शिक्षा पद्धति को लेके आए, परंतु उससे पहले ही इन्होंने बंगाल के अंदर खास करके हिंदुओं को और उस समय के जो बंगाली नवयुवक थे उन्हें अंग्रेजी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही साथ इन्होंने उस समय सती प्रथा, जो कि एक बड़ी कुरीति थी, पति के मृत्यु के बाद जो उनकी विधवा स्त्रियां हैं उन्हें बलात् या जबरदस्ती जो है पति की चिता के साथ ही स्वाहा कर दिया जाता था, ये भी एक कुरीति जो थी। इसके खिलाफ इन्होंने एक बड़ा आंदोलन चलाया और फिर अंग्रेजों की सहायता से उसके खिलाफ बाकायदा कानून बनवाकर उस प्रथा को गैर कानूनी घोषित करवाया। तो क्योंकि इनका योगदान इतना बड़ा है भारतीय इतिहास में, भारत के अंदर सामाजिक और धार्मिक सुधार में, कि इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है या फिर आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। अतीत के भारत और वर्तमान के भारत के बीच का सेतु कहा जाता है। ये सभी उपाधियां किन्हें मिली हैं? राजा राम मोहन राय को। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये कहीं के राजा नहीं थे। राजा की उपाधि इन्हें इसलिए मिलती है क्योंकि अंग्रेज भी इनका बहुत ज्यादा सम्मान करते थे, इन्हें बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। अंग्रेजों के साथ इनका उठना बैठना था। इतने प्रभाव के चलते एक बार मुगल बादशाह, जो कि उस समय थे अकबर द्वितीय, उन्होंने राम मोहन राय को अपने पास बुलाया और उनसे एक आग्रह किया कि आप लंदन जाएं, वहां जाकर आप ब्रिटिश ताज से मिलें और उनसे ये आग्रह करें कि मुगल बादशाह जो कि मैं हूं अकबर द्वितीय, इसकी पेंशन बहुत कम है, मेरा परिवार बहुत बड़ा है और जो आप अंग्रेज मुझे पेंशन देते हैं वो मेरे लिए बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है, तो आप कृपया करके आप वहां लंदन जाइए और मेरे दूत बनकर आप उनसे बातचीत करिए। अब एक टेक्निकल ये देखा जाए तो मुगल बादशाह पूरे भारत का है, हालांकि उसकी कोई शक्ति नहीं थी, कोई सत्ता नहीं थी, परंतु फिर भी वो भारत का बादशाह कहलाता है। अब भारत का बादशाह इंग्लैंड के रानी के पास अपना एक दूत भेज रहा है तो किसी आम आदमी को तो नहीं भेज सकता ना, इसलिए उसने उन्हें राजा की उपाधि दी थी। खैर वो वहां पे गए और वापस वो यहाँ पर लौट के आ नहीं पाए, लंदन में ही इनकी मृत्यु हो गई। आज भी राजा राम मोहन राय की समाधि जो है वो लंदन के ब्रिस्टल के अंदर स्थित है। तो आइए हम सबसे पहले चर्चा करेंगे राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज इनके द्वारा स्थापित किया एक प्रगतिशील समाज था, जिसके अंदर धार्मिक कर्म कांड जो होते हैं उनको सिरे से नकार दिया गया था। उन्होंने कहा कि आपको ईश्वर की प्राप्ति के लिए धार्मिक कर्म कांड, ये ब्राह्मण भोज, मृत्यु भोज करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने पाश्चात्य और अंग्रेजी शिक्षा को संस्कृत भाषा के ऊपर वरीयता दी। उन्होंने कहा आप संस्कृत में आप बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, पर संस्कृत अब हमारी मातृभाषा रही नहीं है। इस वजह से अधिकांश जो वर्ग है, हमारा जो समाज है, जो नवयुवक है, वो इस शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, इसलिए आप तो इन्हें अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाइए। इसके लिए उन्होंने बाकायदा 1815 के अंदर बंगाल के अंदर हिंदू कॉलेज भी खोला, जिसके अंदर लड़कों को पाश्चात्य यानी कि अंग्रेजी माध्यम के अंदर शिक्षा दी जाती थी। तो आइए हम बात करते हैं कि राजा राम मोहन राय के जीवन से जुड़ी हुई और क्या क्या उपलब्धियां हैं। देखिए, राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी और ये ब्रह्म समाज जो है इन्होंने 20 अगस्त 1888 को कहां पर स्थापित किया था? कलकत्ता में स्थापित किया था। इसका उद्देश्य क्या था? तत्कालीन हिंदू समाज में व्याप्त जो बुराइयां हैं उनको जड़ से खत्म करना। 1809 में राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा की पुस्तक तुफ्तुल उल मुहाहिद्दीन का प्रकाशन किया। तो मैंने जैसा कि आपको कहा कि ये फारसी भाषा के भी विद्वान थे और फारसी भाषा में इनकी बकायदा एक पुस्तक जो है इन्होंने छपवाई थी।
1814 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। 1817 में डेविड हेयर की सहायता से इन्होंने बंगाल में पहले हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ये डेविड हेयर जो हैं ये डच व्यक्ति थे, डच यानी कि वर्तमान में आप कह सकते हैं नीदरलैंड के निवासी थे और एक घड़ी साज थे, मतलब घड़ी बनाने वाले भी थे। आज भी हेयर की घड़ियां जो हैं वो बहुत चलती हैं। राजा राम मोहन राय ने 1820 में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, इन्होंने क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म का भी बहुत अध्ययन किया था और उसी से प्रेरित होकर उन्होंने प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस एक इनका लेख था, इसकी रचना करी। संवाद कौमुदी इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। कौन सी? संवाद कौमुदी, जरूर याद रखें इसे। राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम संवाद कौमुदी था। सती प्रथा के विरोध इन्होंने आंदोलन चलाया था। पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। सती प्रथा के विरुद्ध 1829 के अंदर जो है माउंट बैटन जो है, उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे माउंट बैटन जो है, इन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा निरोधक अधिनियम यानी कि सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाला एक कानून बनाया गया था। किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, सती प्रथा को रोकने के लिए सबसे पहला कानून कब आता है? 1829 में। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? माउंट बैटन। और किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। राजा राम मोहन राय को हम भारतीय पुनर्जागरण का जनक, अतीत और भविष्य के मध्य का सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और आधुनिक भारत के पिता का भी हम सम्मान देते हैं। क्यों कहते हैं इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की अभी। 1830 में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी और तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए। 1833 में लंदन में ही ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। आज भी इनकी समाधि वहीं पर स्थित है। कालांतर में इन्होंने जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी वो आगे चलकर इनके जो फॉलोअर्स थे उनमें थोड़ी कुछ डिस्प्यूट हो गई, खासकर देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। ये राजा राम मोहन राय के दो सबसे बड़े शिष्य समझ लीजिए, फॉलोवर समझ लीजिए। आगे चलकर इनके बीच में कुछ विवाद हुआ और इन्होंने ब्रह्म समाज को दो भागों में तोड़ दिया। देवेंद्रनाथ टैगोर तो जो है इन्होंने राजा राम मोहन राय के द्वारा बनाया गया जो एग्जैक्ट ब्रह्म समाज था उसको आगे बढ़ाया, जबकि केशव चंद्र सेन ने जो है आगे आदि ब्रह्म समाज बना लिया था। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युग दूत की उपाधि से सम्मानित किया है। अच्छा क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को युग दूत की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने। तो आपने देखा कि बंगाल के अंदर किस प्रकार से राजा राम मोहन राय जो है सबसे पहले सामाजिक और धार्मिक सुधार लेकर आते हैं। ब्रह्म समाज जो है देखिए इसका उद्देश्य खासकर धार्मिक था। हिंदू समाज के अंदर खास करके जो कर्म कांड के अंदर जो आम आदमी फंस जाता था उसके बाद वो उसके अंदर ही उलझ कर कभी कभी तो बैंक करप्ट हो जाता था, उधार लेता था, सूदखोरी के व्यापार में फंस जाता था। तो ऐसी स्थिति में राजा राम मोहन ने कहा कि देखिए हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो आपको किसी भी प्रकार के कर्म कांड के लिए पाबंद नहीं करते हैं, इसलिए आप इन ढकोसलों को त्यागिए। आप अब्राहमिक धर्मों को देखिए, अब्राहमिक धर्म है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ईसाईयत जिसको आप कहते हैं, इनमें आप देखिए कि किस प्रकार से सिर्फ एकेश्वरवाद की कल्पना की गई है। तो कहीं कहीं पर इन्होंने ब्रह्म समाज में एकेश्वरवाद का भी प्रचार प्रसार किया। मल्टी गॉड यानी कि बहुदेववाद की स्थान पर एकेश्वरवाद यानी एक ही आप परम पिता को माने, इसके भी ये हिमायती थे। तो ये राजा राम मोहन राय। इसके अलावा देखिए एक और बड़े समाज सुधारक, धार्मिक सुधारक आते हैं इसके बाद, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज आज भी आपने अपने आसपास देखे होंगे। आर्य समाज भी जो है हिंदू धार्मिक सुधार आंदोलन की तरह ही लिया जाता है। इसके प्रणेता थे स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज को किसने स्थापित किया? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, अब स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे? देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती जो है मूलतः गुजरात के रहने वाले थे। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। इनका मूल नाम क्या था? मूल शंकर। और स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम था विरजानंद। बचपन में ही इन्होंने अपनी आम जीवन को त्याग के संन्यास ग्रहण कर लिया और स्वामी विरजानंद को अपना गुरु बनाया। स्वामी विरजानंद ने इन्हें फिर आगे अपना शिष्य बनाकर दयानंद और सरस्वती उपनाम दिए। आसपास के क्षेत्र में खास करके राजपूताना में और गुजरात में
स्वामी दयानंद सरस्वती का बहुत सम्मान था। रजवाड़े जो हैं बाकायदा इनको चर्चा के लिए आमंत्रित करते थे, इनसे बहुत सम्मान उनको मिलता था। इन्होंने ही आगे बढ़कर 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना करी। जो आपने अभी राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा, वो ही उद्देश्य स्वामी दयानंद सरस्वती का भी था। स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना था कि हिंदू धर्म धार्मिक आडंबर के अंदर बहुत उलझ गया है। बहुत सारे धार्मिक कर्म कांड, पशु बलि, जिनका हिंदू धर्म से वास्तव में कुछ लेना देना नहीं है, ये सभी जो हैं हिंदू धर्म की कुरीतियां हैं और इनको तुरंत समाप्त हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ है वेद, और वेद ही जो है इन्हीं के अंदर हमारे सनातन हिंदू धर्म का सारा मर्म छुपा हुआ है। इसलिए इन्होंने एक नारा दिया, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। तो ये नारा किसने दिया था, वेदों की ओर लौटो? ये नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया हुआ था। इन्होंने कहा कि भाई आपको अगर हिंदू धर्म को समझना है या उसको प्रैक्टिस करना है तो आपको किसी भी ब्राह्मण की या पुजारी की, पंडित की, महंत की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं भी आप इन वेदों को पढ़ सकते हैं। हो सकता है कि आपको संस्कृत नहीं आती है, तो इस वजह से इन्होंने वेदों का बड़ा सरल भाषा में अनुवाद किया, आप ऐसा कह सकते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश, जो उन्होंने कहा कि हर भारतीय को पढ़नी चाहिए। बिल्कुल सिंपल लफ्जों के अंदर मैंने आपको समझा दिया है कि वेद क्या कहते हैं, आपको अपना धार्मिक आचरण कैसा रखना चाहिए, यह कहना था स्वामी दयानंद सरस्वती का। हालांकि स्वामी दयानंद सरस्वती का एक पक्ष और भी है जो थोड़ा विवादित है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक आंदोलन चलाया जिसको कहा जाता है शुद्धि आंदोलन। क्या कहा जाता है? शुद्धि आंदोलन। ये शुद्धि आंदोलन क्या था? इन्होंने कहा कि देखिए, भारतीय भूमि पर पैदा होने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। अगर किसी कारण से इनके पूर्वज जो है उन्होंने ईसाईयत या इस्लाम धर्म अपना लिया है तो वह वापस हिंदू धर्म में प्रवेश कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज को इसका जरिया बनाया। उन्होंने कहा आर्य समाज में आप जाकर अपने आप को पुनः हिंदू घोषित कर सकते हैं। इसके लिए बाकायदा जो यज्ञ हवन क्रिया की आवश्यकता है वो आर्य समाज स्वयं करवाएगा। स्वामी जी का ये जो था पूरा प्रैक्टिस, ये जो पूरा इनका इवेंट था, ये कई सारे भारतीय लोगों ने, खास करके जो धार्मिक पंडित वर्ग था, उसने हल्के में नहीं लिया। उन्होंने स्वामी जी का बड़े पैमाने पर विरोध किया। उनका कहना था कि जन्म से आप हिंदू हो सकते हैं, परंतु एक बार अगर आपने हिंदू धर्म को त्याग दिया तो हिंदू धर्म में वापस हिंदू बनने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। हिंदू धर्म ऐसा नहीं है कि आप किसी को पकड़ के आप उसका धर्मांतरण करा सकें। कोई अगर बाय बर्थ हिंदू है तभी वो हिंदू रहेगा, अदरवाइज वापस हिंदू बनने का कोई चांस नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इनको शुद्धि आंदोलन त्यागना पड़ा। तो आइए थोड़ा इनके बारे में बात करें। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में कहां पर की? बंबई में करी। बचपन में इन्हें मूल शंकर के नाम से जाना जाता था। इनके गुरुजी का नाम क्या था? स्वामी विरजानंद। इनका उद्देश्य, आर्य समाज का उद्देश्य, वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना, भारत को धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न करना तथा पाश्चात्य प्रभाव को समाप्त करना। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है ये पाश्चात्य शिक्षा के हिमायती नहीं थे। वो भारत का पाश्चात्यकरण नहीं चाहते थे। इनका कहना था कि भारतीय संस्कृति अपने आप में इतनी रिच है, इतनी बड़ी है, इतनी महान है कि हमें किसी और संस्कृति की जरूरत नहीं है, हमें किन्हीं और के विचारों को जरूरत नहीं है कि वो आए और हमें सभ्य बनाए। हमारी संस्कृति में, हमारे वेदों के अंदर, हमारे पुराने साहित्य के अंदर इन सभी बातों का जिक्र है जिससे कोई आम भारतीय एक महान व्यक्ति बनने की क्षमता रखता है तथा अपने देश को विश्व गुरु बनाने की क्षमता रखता है। इसीलिए इन्होंने पाश्चात्यकरण या पाश्चात्य शिक्षा को कभी भी बढ़ावा नहीं दिया। उल्टा इनका कहना था कि जितना हो सके आप प्राचीन काल में जैसे गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, आप वैसी ही गुरुकुल शिक्षा पद्धति को फिर से लागू करिए। बाल विवाह, पुरोहित व्यवस्था, विधवा विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, इन्होंने सभी का विरोध किया। खासकर राजपूताना के अंदर इन्होंने घूम घूम कर सती प्रथा और विधवा व्यवस्था, यानी कि विधवाओं की जो स्थिति थी समाज के अंदर, बड़ी दयनीय स्थिति, उन्हें हिकारत की दृष्टि से देखा जाता था। एक तरह से आप कह सकते हैं उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। उन्होंने इसके खिलाफ कई सारे रजवाड़ों में घूम घूम कर बकायदा राजाओं को समझाकर अपने अपनी रियासतों में कानून बनाने के लिए भी उन्होंने उनको प्रेरित किया। सत्यार्थ प्रकाश नामक इन्होंने ग्रंथ लिखा था, इसकी चर्चा हमने कर ली। वेदों की ओर लौटो इन्होंने नारा दिया था। 1883 के अंदर इनकी मृत्यु कहां पर हुई? अजमेर में हुई।
तो दोस्तों ये कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती और इनका आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना कई बार पूछी जाती है, किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। आज भी देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों के ऊपर दो बड़े बड़े स्कूल काम करते हैं। एक करता है डीएवी स्कूल, कभी आपने सुना हो, बड़े फेमस है डीएवी स्कूल, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, बात समझ रहे हैं, जिसके अंदर पाश्चात्य शिक्षा के साथ साथ वैदिक शिक्षा को भी रखा जाता है। और एक है गुरुकुल कांगड़ी। गुरुकुल कांगड़ी जो है, इनके ही एक शिष्य स्वामी श्रद्धानंद द्वारा स्थापित किया गया एक गुरुकुल था। आज भी ये गुरुकुल संचालित है। नेक्स्ट देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का संकलन हमें कहाँ मिलता है? सत्यार्थ प्रकाश में, जिसकी रचना इन्होंने हिंदी में की थी। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में छुआछूत और जन्म के आधार पर जाति प्रथा की इन्होंने आलोचना करी। इन्होंने कहा कि आर्य समाज जो मैं स्थापित कर रहा हूं, इसमें भी किसी भी को भी अब किसी की जाति से नहीं पहचाना जाएगा। समाज के अंदर जाति मनुष्य के जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म पर आधारित होनी चाहिए। और इसके लिए इन्होंने बकायदा वेदों को सहारा लिया और इन्होंने कहा कि ऋग्वेदिक काल से ही भारतीय समाज के अंदर किसी व्यक्ति का जन्म उसकी जाति डिसाइड नहीं करता था, किसी व्यक्ति का कर्म उसकी जाति डिसाइड करता था। अर्थात एक व्यक्ति जो किसी एक जाति में पैदा हुआ है, वो अपने कर्मों से अपनी जाति को बदल सकता है, ऐसा इनका कहना था। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा चलाया गया शुद्धि आंदोलन जो है, उनके अंतर्गत पुनः हिंदू धर्म में आने का लोगों को मौका मिला, जिन्होंने किसी कारणवश कोई और धर्म स्वीकार कर लिया था। श्रीमती एनी बेसेंट जो 1917 के अंदर भारत की पहली महिला अध्यक्ष बनी कांग्रेस पार्टी की, श्रीमती एनी बेसेंट, वो स्वामी दयानंद सरस्वती और भारतीय कल्चर से, भारतीय संस्कृति से बहुत प्रभावित थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का उन पर बहुत प्रभाव था। उन्होंने, स्वामी एनी बेसेंट ने कहा कि स्वामी दयानंद पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतवासियों के लिए है। इसीलिए ये माना जाता है कि आगे चलकर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल, श्रीमती एनी बेसेंट जैसे जो नेता हुए, राष्ट्रवादी नेता हुए, इनके विचारों पर बहुत ज्यादा प्रभाव स्वामी दयानंद सरस्वती का भी था। स्वामी दयानंद सरस्वती किसी भी तरह से अंग्रेजों की गुलामी करने के समर्थन में नहीं थे। उन्होंने कहा अंग्रेजों को भारत से जाना होगा, क्योंकि भारत भारतवासियों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। एक ब्रिटिश इतिहासकार थे वैलेंटाइन शिरोल, कहीं कहीं पे वैलेंटाइन चिरोल भी लिखा हुआ है, एक ही बात है, वैलेंटाइन शिरोल। इन्होंने आर्य समाज को और स्वामी दयानंद सरस्वती को भारतीय अशांति का जनक कहा है। इन्होंने का कहना था कि देखिए भारतीय समाज बहुत ही पीसफुली जी रहा था, परंतु भारतीय समाज के अंदर आकर हिंदू धर्म को या सनातन धर्म को या शुद्धि आंदोलन चलाकर इन्होंने भारतीय समाज में अशांति पैदा कर दी। अदरवाइज बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा था। भारत भारतीयों के लिए ही ये नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में, जैसा मैंने भी आपको बताया ना, स्वामी दयानंद सरस्वती के ही शिष्य थे। कौन? लाला हंसराज और लाला लाजपत राय, जो कि किसमें थे? पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में। इसलिए लाला हंसराज और लाला लाजपत राय के प्रयासों से कौन से कॉलेजेस खुले? डीएवी स्कूल्स खुले, कॉलेजेस नहीं स्कूल्स खुले, डीएवी, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। जबकि जो स्वामी दयानंद सरस्वती के फॉलोअर्स थे, परंतु ये चाहते थे कि पाश्चात्य शिक्षा नहीं बल्कि भारतीय शिक्षा पद्धति के ऊपर ही स्कूलों को आधारित होना चाहिए। उसमें स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी लेखराम और मुंशीराम प्रमुख थे। आगे चलकर इन्हीं लोगों ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था हालांकि ये बात, फिर भी चलिए। तो ये देखिए कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज। नेक्स्ट देखिए रामकृष्ण मिशन, एक और भारतीय पर्सनैलिटी जिसने विदेशों के अंदर भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन, जिसको आप फिलोसॉफी कहते हैं, उसका डंका बजाया, वो थे स्वामी विवेकानंद। देखिए स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। और इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु थे? स्वामी विवेकानंद के। देखिए स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद नाम भी दिया ना, विवेकानंद को विवेकानंद नाम किसने दिया? खेतड़ी के ठाकुर, खेतड़ी वर्तमान झुंझुनू में है, खेतड़ी के ठाकुर अजीत सिंह ने। इन्होंने ही, ठाकुर अजीत सिंह ने, जो कि विवेकानंद से बहुत प्रभावित थे, इनके विदेश जाने की व्यवस्था की थी। तो देखिए विवेकानंद ने 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी, जिसका उद्देश्य था
भारतीय वैदिक सनातन धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार भारत के अंदर करना, ये इनका उद्देश्य था। 1900 में आयोजित ये विश्व धर्मों की इतिहास पर चर्चा हेतु ये पेरिस गए थे, परंतु ये सबसे ज्यादा प्रकाश में कब आए, इनकी चर्चा कब हुई, जब 1893 में शिकागो में आयोजित हुई धर्म संसद में भाग लेकर पाश्चात्य जगत को संस्कृति, भारतीय संस्कृति और दर्शन से अवगत कराया। ऐसा माना जाता है, हालांकि इसके पीछे कोई ठोस तथ्य तो नहीं है, बट ऐसा मानते हैं कि स्वामी विवेकानंद ऐसा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने भाषण में लोगों को संबोधित करने के लिए भाइयों और बहनों शब्द का प्रयोग किया था, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। बात समझ रहे? जब शिकागो के अंदर इन्होंने भारतीय संस्कृति और धर्म को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एक बहुत ही शानदार भाषण दिया, तब इन्होंने इस भाषण की शुरुआत भाइयों और बहनों इस शब्द से की थी। और वसुदेव कुटुंबकम, ये जो भारतीय संस्कृति का आज पर्याय बन गया है, इसको भी वैश्विक पटल पर सबसे पहले लाने वाले व्यक्ति स्वामी विवेकानंद ही थे। उस समय जब इन्होंने धर्म संसद के अंदर शिकागो के अंदर अपना एक शानदार भाषण दिया, तब वहां के प्रतिष्ठित अखबार न्यूयॉर्क हेराल्ड ने अगले दिन लिखा कि स्वामी विवेकानंद को सुनने के बाद हम ये अनुभव करते हैं कि ऐसे ज्ञान संपन्न देश में हमने धर्म प्रचारक भेजना कितनी मूर्खता की बात है। हम क्या जानते हैं? हम मानते हैं कि भारत सपेरों का देश है, हम जानते हैं कि भारत बहुत ही पिछड़ा हुआ, गरीबी से भरा हुआ देश है, पर जब ऐसे ओजस्वी वक्ता को हम सुनते हैं तो हमको लगता है कि हम इनके सामने कितने छोटे हैं। हमारा दर्शन, हमारा क्रिश्चियनिटी का दर्शन कितना संकुचित है और भारतीय दर्शन कितना महान है। ये स्वामी विवेकानंद के बारे में। रामकृष्ण मिशन का जो कलकत्ता में देखिए, एक तो कलकत्ता के बेलूर के अंदर, कलकत्ता के ये वेलूर लिखा है, कहीं कहीं पे इसको ऐसे भी लिखा होता है बेलूर मठ, बहुत फेमस है बेलूर मठ। और अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थानों पर रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय खोला गया है। हालांकि रामकृष्ण मिशन का जो मुख्य मठ है वो बेलूर मठ वर्तमान में पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ये हमारे कौन? स्वामी विवेकानंद। एक और देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये ऐसी सोसाइटी है जिसकी स्थापना भारत से बाहर हुई, परंतु इसके संस्थापक भारतीय दर्शन और भारतीय संस्कृति से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट द्वारा न्यूयॉर्क यूएसए में की गई। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जनवरी 1886 में ये लोग भारत आए, खासकर मैडम ब्लावत्स्की भारत आई और मद्रास में अडियार के निकट इन्होंने एक मुख्यालय स्थापित किया। भारत में इस आंदोलन की गतिविधियों को व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे जाता है? श्रीमती एनी बेसेंट को जाता है। अभी मैंने कुछ समय पहले आपसे बात करी थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये कांग्रेस पार्टी जो है, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? श्रीमती एनी बेसेंट बनी थी। और श्रीमती एनी बेसेंट जो है भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी और होम रूल लीग आंदोलन को प्रचार प्रसार करने वाली बड़ी महत्वपूर्ण नेता रही है। तो श्रीमती एनी बेसेंट का संबंध भी थियोसॉफिकल सोसाइटी से है। और जब ये थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार कर रही थी, तभी महाराष्ट्र के एक बड़े कद्दावर नेता बाल गंगाधर तिलक से इनका संपर्क हुआ और आगे चलकर बाल गंगाधर तिलक और मैडम एनी बेसेंट की जो जोड़ी है, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजनीति को एक नई दिशा दी। श्रीमती एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस के अंदर सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करी, जो आगे चलकर हिंदू विश्वविद्यालय बन गया। आयरलैंड के अंदर होम रूल लीग, ये जो श्रीमती एनी बेसेंट है, ये आयरलैंड की थी। आयरलैंड भी जो है वो इंग्लैंड की गुलामी से जूझ रहा था, छोटा सा द्वीप है। आयरलैंड में लोगों ने एक आंदोलन चलाया था कि होम रूल लीग, यानी कि हमारा होम है तो रूल भी हमारा होगा। आयरलैंड की तर्ज पे ही होम रूल लीग चलाने का भारत के अंदर श्रेय किसे दिया जाता है? श्रीमती एनी बेसेंट को दिया जाता है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875, मैडम ब्लावत्स्की, कर्नल अलकाट, श्रीमती एनी बेसेंट, इन सब के नामों को आप याद रखिएगा। इसका शुरुआत में मुख्यालय कहाँ था? न्यूयॉर्क। भारत में इसका मुख्यालय कहाँ? मद्रास में अडियार के निकट स्थापित किया था। मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर इस थियोसॉफिकल सोसाइटी को प्रचार प्रसार करने का काम श्रीमती एनी बेसेंट किया, जबकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार बाल गंगाधर तिलक ने किया। नेक्स्ट देखिए, यंग बंगाल आंदोलन। देखो यार, ये भी एक बड़ा फेमस आंदोलन है। एक्चुअली तो ये यंग इटली आंदोलन से प्रेरित है। यंग इटली, देखिए 18वीं और 19वीं शताब्दी के अंदर इटली, जो कि किसी भी तरह से कोई देश कभी था ही नहीं,
इटली का जब एकीकरण हो रहा था तब वहां पर वहां के नवयुवकों ने यंग इटली नामक आंदोलन चलाया, जिसके अंदर नवयुवक जो हैं उन्होंने साथ में मिलकर इटालियन भाषा, इटालियन झंडा और इटालियन देश का प्रचार प्रसार किया एक राष्ट्रवाद के रूप में। बात समझ रहे? ऐसे ही हेनरी विवियन डेराजियो जो कि एक एंग्लो इंडियन थे, ये भारतीय नहीं थे, इनके पिता और दादा वगैरह जो हैं वो ब्रिटिशर्स थे, परंतु कई लंबे समय तक ये यहीं पर रह रहे थे, इसलिए अपने आप को भारतीय मानते थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंदर ये अध्यापक भी थे। इन्हें आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद का पहला कवि कहा जाता है। इनकी लेखनी इतनी ओजस्वी थी जिसमें राष्ट्रवाद की बातें होती थी, नेशनलिज्म की बातें होती थी कि कई सारे युवक जो है इन्हें अपने आदर्श के रूप में देखते थे। और इन्होंने ही कौन सा आंदोलन चलाया? यंग बंगाल आंदोलन चलाया। इन्होंने आत्मविस्तार और समाज सुधार के लिए एकेडमिक एसोसिएशन एंड सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज की स्थापना करी, जिसका उद्देश्य था भारत के अंदर पुरानी छुपी हुई जो भी सांस्कृतिक साहित्यिक कृतियां हैं उनको युवाओं के सामने लाना और उनको विदेशों में जो भी सांस्कृतिक साहित्यिक जो भी खोजें हुई है, प्रगति हुई है, उनको जोड़ के एक दर्शन प्रस्तुत करना। डेराजियो ने ईस्ट इंडिया नामक एक दैनिक समाचार पत्र का भी संपादन किया। डेराजियो का आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि भी माना जाता है, बड़ा अच्छा है। तो हेनरी विवियन डेराजियो, यंग बंगाल आंदोलन 1828। आगे देखें प्रार्थना समाज। देखिए प्रार्थना समाज जो है ये महाराष्ट्र के अंदर स्थापित हुआ आत्माराम पांडुरंग द्वारा। आत्माराम पांडुरंग जो है इनके ऊपर केशव चंद्र सेन जो कि अपने राजा राम मोहन राय के एक फॉलोवर थे, आगे चलकर उन्होंने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, बालिका शिक्षा, उनके लिए केशव चंद्र सेन जो है बंगाल से प्रचार प्रसार करने के लिए कहाँ गए थे? महाराष्ट्र गए थे, अब उस समय की बॉम्बे प्रेसिडेंसी गए थे, और वहां पर इनका परिचय होता है आत्माराम पांडुरंग से। और आत्माराम पांडुरंग के साथ मिलकर इन्होंने 1857 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। प्रार्थना समाज जो है इसमें महादेव गोविंद रानाडे, गोविंद रानाडे बड़े फेमस आदमी हैं क्योंकि आगे चलकर महादेव गोविंद रानाडे प्रभावित करते हैं किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को, और गोपाल कृष्ण गोखले आगे चलकर प्रभावित करते हैं महात्मा गांधी को। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि महादेव गोविंद रानाडे किसके गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले के। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? महात्मा गांधी के। तो महादेव गोविंद रानाडे और आरजी भंडारकर ये सब किसमें शामिल हुए? प्रार्थना समाज में शामिल हुए। इनका उद्देश्य था, सबसे बड़ा उद्देश्य था जाति पाति का विरोध करना, खास करके दलित वर्ग जो है उनका उत्थान करना, उनके लिए प्रयास करना, स्त्री पुरुष की आयु में इस विवाह की आयु में वृद्धि करना, विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना। ये सभी किसके उद्देश्य थे? प्रार्थना समाज के उद्देश्य थे। तो प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग, ध्यान रखिएगा इसे। ऐसा नहीं है कि भारत में सिर्फ हिंदुओं की स्थिति खराब थी। देखिए आम समाज के अंदर मुस्लिम वर्ग भी था, पारसी वर्ग भी था, है ना? तो इनकी भी स्थिति ऑलमोस्ट उसी भारतीय की तरह थी जैसी भारतीय हिंदुओं की थी। तो ऐसी स्थिति में इनके धर्म सुधार आंदोलन भी चलाए गए, खासकर मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन। तो देखिए मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन में पहला जो हम देखते हैं वो था वहाबी आंदोलन। ये वहाबी आंदोलन जो है इसका जन्म तो सऊदी अरब में होता है। सऊदी अरब के एक संत थे अब्दुल वहाब, उन्होंने वहाबी आंदोलन को जन्म दिया था। इनका कहना था कि इस्लाम जो कि अरब के रेगिस्तानों से शुरू हुआ परंतु विश्व के कई कोनों में पहुंचा, तो वहां की जो लोकल संस्कृति थी उसने इस्लाम को बहुत ज्यादा प्रभावित कर दिया है और आज का इस्लाम अपने मूल स्वरूप में नहीं है। जो इस्लाम पैगंबर मोहम्मद साहब ने शुरू किया था वो इस्लाम आज कहीं धुंधला हो चुका है। तो अब्दुल वहाब कहते थे कि जिस प्रकार से पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, उन्होंने जो अपने उपदेश दिए, आज भी मुसलमानों को उन्हीं उपदेशों को फॉलो करना चाहिए। ये वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। भारत के अंदर देखिए ये जो वहाबी आंदोलन का प्रचार प्रसार हुआ, ये हुआ सैयद अहमद बरेलवी द्वारा। आज भी देखिए बरेली के अंदर बड़े बड़े मदरसे वगैरह स्थित है जिनका सीधा संबंध सैयद अहमद बरेलवी से है। इन्होंने उस समय के मुस्लिम वर्ग को यूनाइट किया और उनसे कहा कि आप किसी भी हालत में पाश्चात्य शिक्षा को नहीं अपनाएंगे, आपके लिए शिक्षा का एक ही स्रोत है और वो है कुरान शरीफ। तो आपको सिर्फ और सिर्फ कुरान शरीफ की जो
शिक्षा है, जो उनकी आयतें हैं, उनको कंटेस्ट करना है और उन्हीं शिक्षाओं को मानना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अंग्रेज इनके विरोधी हो गए, तो सैयद अहमद बरेलवी और मिर्जा अजीज को यहां से भागना पड़ा और ये सतलुज नदी पार कर कर पंजाब चले गए। वहां पर महाराजा रणजीत सिंह की रियासत थी। ऑब्वियस सी बात है, वहां पर भी सिख साम्राज्य था, सिखों का और मुगलों का पहले से ही झगड़ा था। तो वहां पर भी मिर्जा जो है सैयद अहमद बरेलवी जो है वो लंबे समय तक जो है रणजीत सिंह की से साथ इनकी शत्रुता रही और वहीं पर इनकी मृत्यु भी हुई। इस आंदोलन ने मुसलमानों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विरोध किया। इसका उद्देश्य दारुल उल हर्ब को दारुल उल इस्लाम में बदलना। इसका मतलब है एक इस्लामिक स्टेट की स्थापना करना, यानी कि जहां पर सभी व्यक्तियों का धर्म क्या होगा, इस्लाम होगा। उसी को हम दारुल उल इस्लाम के नाम से जानते हैं। प्रारंभिक दिनों में यह पंजाब में सिख सरकार के विरुद्ध चलाया गया। इसका मुख्य केंद्र कहां, पटना में था। अन्य नेता शाह वलीउल्लाह और करामत अली भी थे। नेक्स्ट देखिए अलीगढ़ आंदोलन। देखिए अलीगढ़ आंदोलन जो है ये शुरू किया सर सैयद। सर सैयद जो है इनका स्थान मुसलमानों के लिए वही है जो हिंदुओं के लिए राजा राम मोहन राय का है। राजा राम मोहन राय जिन्होंने भविष्य देखा, जिन्होंने कहा कि अगर भविष्य में सरवाइव करना है तो हमें अंग्रेजी पाश्चात्य शिक्षा को सीखना होगा। ये वो व्यक्ति थे सर सैयद जो मुसलमानों के अंदर पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के हिमायती थे। इन्होंने कहा जितना हो सके मुसलमानों को भी पाश्चात्य शिक्षा के अंदर लगातार दीक्षित होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। जो अंग्रेजी स्कूल है उनके अंदर शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए ताकि आप लोगों को भी ब्रिटिश सरकार के अंदर नौकरियां, चाहे क्लर्क बनने का मौका मिले, वकील बनने का मौका मिले, आपको आईसीएस बनने का मौका मिले, वो सब तभी संभव हो पाएगा जब आप अंग्रेजी शिक्षा के अनुसार शिक्षा को प्राप्त करेंगे। तो मुसलमानों के लिए अंग्रेजी शिक्षा की वकालत करने वाले व्यक्ति कौन थे? सर सैयद थे। सर सैयद ने 1863 में मोहम्मद लिटरेरी रोसेट सोसाइटी की स्थापना की। अलीगढ़ को इन्होंने अपने आंदोलन का केंद्र बनाया, इसीलिए इसे अलीगढ़ आंदोलन भी कहा जाता है। 1875 में इन्होंने अलीगढ़ में MAO यानी कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी की स्थापना की। आगे चलकर ये 1920 के अंदर ये यूनिवर्सिटी जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर बदल दी गई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, आज भी आप देखेंगे तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अस्तित्व है। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जड़ें सीधी किससे जुड़ी हुई है? सर सैयद अहमद से जुड़ी हुई है। सर सैयद अहमद ने तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका का भी संपादन किया। तो ये कौन सा है? अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद। अहमदिया आंदोलन, देखिए अहमदिया आंदोलन मुसलमानों के अंदर एक धार्मिक सुधार का आंदोलन था, परंतु यह आंदोलन अभी जो हमने दो आंदोलन पढ़े इनसे बिल्कुल ही हटके था। इसके अंदर अहमदिया मुस्लिम्स जो थे इन्होंने कहा कि भाई हमें हिंदू और इस्लाम इनके अंदर समानताएं खोजनी चाहिए। उन्होंने कहा जैसे इस्लाम के अंदर पैगंबर हुए हैं वैसे ही हिंदुओं के अंदर अवतार हुए हैं। जैसे राम कृष्ण ये सभी जो हैं ये अवतार हैं, तो इस्लाम के अंदर जो है ये पैगंबर है। हालांकि इस्लाम जो कट्टरपंथी इस्लाम है वो इसमें बिल्कुल नहीं मानता था। वो अहमदियाओं को आप सोचिए कि मुसलमान मानने से ही इनकार करता है। आज भी पाकिस्तान के अंदर अहमदिया मुस्लिम जो है वो अपने अस्तित्व को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। मुस्लिमों में इस्लाम के सच्चे रूप को बहाल करना एवं मुस्लिमों में आधुनिक उद्योग और तकनीकी प्रगति को धार्मिक मान्यता देते हुए मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा गुरदासपुर पंजाब में काजिनी नामक स्थान पर यह आंदोलन चलाया गया। गुलाम मोहम्मद स्वयं को कृष्ण का अवतार कहते थे। इस आंदोलन ने शुद्धि आंदोलन तथा ईसाईयत के विस्तार पर रोक लगाई। देखिए शुद्धि आंदोलन और ईसाईयत का विस्तार दोनों ही इन बात पर आधारित था कि भाई आप लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है और आप जबरदस्ती इस इस्लाम धर्म को अपनाकर बैठे हैं। बात समझ रहे हैं? अगर आप इससे खुश नहीं है तो आप इसको परिवर्तित कर दीजिए ताकि आप पर इस्लाम आप जब अपना लेते हैं तो आपके ऊपर जो बंदिशें होती हैं आप उनसे छूट सके। तो अहमदिया आंदोलन जो है इसने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप इस्लाम धर्म अपनाकर भी आप उन्हीं सारी स्वतंत्रताओं का उपभोग कर सकते हैं जो आप बाकी धर्मों में करते हैं। इसलिए अहमदिया आंदोलन के कारण कुछ समय के लिए शुद्धि आंदोलन और ईसाईयत के विस्तार पर रोक लगी। नेक्स्ट देखिए देवबंद आंदोलन। आज भी देखिए देवबंद जो है वो इस्लाम की शिक्षा दीक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र है। ठीक है, मुस्लिम संप्रदाय के लिए धार्मिक नेता तैयार करना, जिसको आप कहते हैं कि आप किसी मस्जिद में जाते हैं आपको वहां मौलवी मिलते हैं, मुल्ला मिलते हैं, ठीक है, जो ईसाईयत की शिक्षा
इस्लाम की शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं, उन लोगों को तैयार करना जिन्हें कुरान कंठस्थ हो, जिसे हाफिज कहा जाता है, उनको तैयार करने के लिए देवबंद आंदोलन चलाया गया। इनके विद्यालयों पाठ्यक्रम में अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी संस्कृति को प्रतिबंधित करने हेतु मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोही द्वारा यह आंदोलन देवबंद, वर्तमान में सहारनपुर के पास में है, यह आंदोलन चलाया गया। अबुल कलाम आजाद जो भारत के बाद में स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने, वो भी देवबंद आंदोलन से जुड़े हुए थे। इन्होंने अंग्रेजी व्यवसाय और अलीगढ़ आंदोलन का विद्रोह किया। अलीगढ़ आंदोलन क्या था? पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था। देवबंद आंदोलन ने इसका विरोध किया। नेक्स्ट देखिए, रहमुनाए मजदाइन सभा, पारसी धार्मिक सुधार आंदोलन। देखिए, पारसी समुदाय जो है ये ईरान से पलायन कर भारत आया था। ईरान में जब बड़े पैमाने पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा, तब पारसी अपने धर्म और अपने धार्मिक विश्वासों को बचाने के लिए भारत की तरफ आए और उन्होंने गुजरात के अंदर शरण ली। उसी के बाद गुजरात के तटवर्ती इलाके, मुंबई और इसके आसपास पारसी लोगों की कम्युनिटी बढ़ने लगी। आज भी देखिए, आप चाहे रतन टाटा को ले, चाहे साइरस मिस्त्री को ले, ये लोग पारसी समुदाय के एक बहुत बड़े रिप्रेजेंटेटिव है, जो पूरा तरह से भारतीय जनमानस में रच बस गया। तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी भारतीय समाज का एक हिस्सा है, तो कुछ ना कुछ कमियां तो इनके समाज में भी होंगी। जैसे आपने दादा भाई नौरोजी का नाम सुना होगा। दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय। इन्होंने सबसे पहले पारसी धर्म में सुधार करने के लिए रहमुनाए मजदाइन सभा की स्थापना करी। इसका उद्देश्य था सामाजिक अव्यवस्था जो पारसियों के अंदर फैल गई है, उसका पुनरुद्धार करना। नौरानजी फरदूनजी इसके पहले अध्यक्ष थे और तथा बंगाली पहले सचिव थे। खास नहीं, आप सिर्फ ये ध्यान रखिए, रहमुनाए मजदाइन सभा का संबंध दादा भाई नौरोजी और पारसी सामाजिक सुधार आंदोलन से है। आपके लिए इतना बहुत होगा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनके बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। जैसे महादेव गोविंद रानाडे, प्रार्थना समाज वाले, इन्हें भारत का सुकरात भी कहा जाता है। सुकरात जो है ये प्राचीन यूनान के एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। बात समझ रहे? आगे चलकर सुकरात के शिष्य हुए अरस्तु और अरस्तु के शिष्य हुए प्लेटो। तो ऐसे ही महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य हुए गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य हुए कौन? महात्मा गांधी। इसीलिए इन्हें भारत का क्या कहा जाता है? सुकरात कहा जाता है। 1849 में एक परमहंस मंडली की स्थापना हुई, जिससे जुड़े नेता दादोबा पांडुरंग थे। ये इसलिए लिखा गया है यहां पर क्योंकि परमहंस मंडली अलग है ना, रामकृष्ण मिशन अलग चीज है। रामकृष्ण परमहंस जो नाम था वो अलग है। 1855 के अंदर जो है विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा विवाह संगम की स्थापना की। ज्योतिबा फूले, देखिए ज्योतिबा फूले भी, इनको भी आप याद रखेंगे, इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ज्योतिबा फूले और इनकी वाइफ सावित्री फूले, इन्होंने दलित और बालिका इनके शिक्षा पर काम किया। दलित जो पिछड़ा हुआ वर्ग है और बालिका, इनको शिक्षा मिलनी चाहिए, इनको बालिकाओं को आप शिक्षा से वंचित मत करिए। इनके लिए ज्योतिबा फूले और इनकी वाइफ सावित्री फूले ने बहुत लंबा काम किया है। रामकृष्ण परमहंस कौन? स्वामी विवेकानंद के गुरु, इनका नाम क्या था? गदाधर भट्टाचार्य था। किसी एग्जाम में पूछा हुआ इसलिए मैंने यहां डाल दिया, ठीक है। ओके, एक ये ध्यान रखेंगे, सरीन सभा जो है ये सिख आंदोलन, सिखों के लिए अंदर भी धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए गए। हालांकि वो क्या 19वीं शताब्दी में नहीं 20वीं शताब्दी में चलाए गए थे, इसलिए मैंने उनको यहां पर नहीं लिया। एक अहरार आंदोलन जो है ये भी मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इसके प्रमुख नेता मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम, जाफर अली, मजरूह हक आदि थे। ना काम का नहीं है ये, आप बस ये ऊपर वाले पॉइंट ज्यादा याद रखना आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से भारत के अंदर एक सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए गए, किस प्रकार से इन्होंने भारतीय जनमानस को प्रभावित किया, और आज भी आप वर्तमान भारतीय समाज में इसका असर देख सकते हैं। आज भी आपको आर्य समाज मिल जाएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, आपको देवबंद मिल जाएगा। बात समझ रहे? तो ये सब इसी समय की देन है। तो आई होप आपको ये चीजें दोस्तों समझ में आई होंगी। ये फैक्ट सीधे आते हैं। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष सीधा पूछा जाता है। ये ब्रह्म समाज, इनके बारे में पूछा जाता है। ये भी हमारे आधुनिक भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। क्योंकि देखिए, आपको अगर किसी के खिलाफ आपको विद्रोह करना है
तो सबसे पहले आपके पास विचार होने चाहिए। आपके विचारों से ही विद्रोह पनपता है। बात समझ रहे? आपका जो नेता है उसके विचार ही जनमानस को प्रभावित करते हैं और एक पूरा जन सैलाब जो है उमड़कर आप अपने ऊपर अत्याचार करने वाले अत्याचारी के खिलाफ विद्रोह के लिए आमंत्रित होता है। तो स्वतंत्रता संग्राम में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन सामाजिक सुधार आंदोलनों का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो इसको भी हमें अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। नहीं आई है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर कमेंट करिए, मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। इस लेक्चर में दोस्तों मैं इतनी ही बात करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक नए टॉपिक के सामने मैं आपके सामने आता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।